हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो हम क्लास कर रहे थे संविधान की क्लास नंबर 7 होगी। आज संविधान की आज 7वीं क्लास होगी। तो साथियों, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में जो हमने छोड़ा था, वो हमने छोड़ा था राष्ट्रपति का चुनाव। तो क्लास जो चल रही थी, वो क्लास चल रही थी संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में भी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संघ की कार्यपालिका में ये शामिल होते हैं। और संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हमने बात करी थी राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। तो हमने छोड़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को 50 सदस्य प्रस्तावक, प्रपोजर, 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक। 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य उनका समर्थन करने वाले होने चाहिए, समर्थक। तो मैंने बताया, जब अगर इतना होगा, इतना होने के बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके साथ पहले 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 उसका समर्थक करने वाले होने चाहिए। तब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पत्र नामांकन भर सकता है, नामांकन पत्र भर सकता है। अब नामांकन पत्र जो भरेगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये सदस्य, अब जैसे कि बात करते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। बात करें लोकसभा की, तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सीट हैं, 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से
233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के वो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं। जैसे कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से 543 ही भाग लेते हैं। जो 2 मनोनीत किए जाते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। वैसे ही राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और वही सदस्य भाग लेते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और वो सदस्य भाग नहीं लेते। इससे आगे चलें, दूसरा पॉइंट है सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद है दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं वो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 9 हैं, जबकि 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से वर्तमान में 2 तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो यही सदस्य भाग लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें से सिर्फ अभी वर्तमान में तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि बात करें केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें से अभी तक ऐसे 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, जिनमें विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल है, तो वहाँ विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तभी मुख्यमंत्री चुना जाता है। ऐसी पुडुचेरी में भी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो अभी तक जितने भी विधानसभा सीट हैं उनमें से सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं जहां मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त चुनाव होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वही व्यक्ति सिर्फ एक ही मतदाता वोट डालने जाएगा, जबकि उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जबकि दूसरा व्यक्ति ये ना पता लगाए कि वोट किसको दी है, सिर्फ एक ही व्यक्ति, यानी उसको बोलते हैं गुप्त मतदान। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में मान लेते हैं कि 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो एक मतदाता ऐसा नहीं होगा कि एक राष्ट्रपति को ही वोट देगा। जबकि एक मतदाता अगर उम्मीदवार 5 है मैदान में तो 5 उम्मीदवारों को ही वोट देनी होती है प्रत्येक मतदाता को। जैसे कि मैं कहूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और एक मतदाता वोट जो डालता है वो किस तरीके से डालता है। अगर बात करें कोई जिला पंचायत या ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, अगर वहां ग्राम पंचायत के चुनाव में 4 सदस्य उम्मीदवार हैं तो प्रत्येक मतदाता एक व्यक्ति को वोट डालता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में 4 उम्मीदवार भाग लेते हैं और मैं वोट डालने जाता हूं तो सिर्फ उस व्यक्ति को वोट डालना होगा जो व्यक्ति मुझे अच्छा लगेगा, सिर्फ उस एक ही व्यक्ति को वोट डालते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मतदाता उतने ही वोट डालता है जितने मैदान में उम्मीदवार होते हैं। जैसे कि अगर उम्मीदवार 5 है मैदान में तो उसमें वरीयता के हिसाब से वरीयता के हिसाब से वोट डालनी होती है। प्राथमिकता यानी वरीयता प्रायोरिटी, वरीयता के हिसाब से वोट डालनी होती है कि जो फर्स्ट व्यक्ति है वो किसको वोट डालता है, फर्स्ट जो चॉइस है वो किस राष्ट्रपति के लिए चुनना चाहता है, फिर सेकंड चॉइस क्या है, फिर तीसरी चॉइस क्या है और फिर फोर्थ तो यानी इस तरीके से अपनी चॉइस के हिसाब से वोट डालता है। अगर उम्मीदवार 5 हैं तो 5 ही वोट डालता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, इस राष्ट्रपति ये बनना चाहिए। अगर फर्स्ट चॉइस के बाद फिर दूसरी वोट डालता है कि सेकंड चॉइस ये है, फिर थर्ड चॉइस ये है। इसी तरीके से जितने मैदान में उम्मीदवार होते हैं उतनी ही वोट डालनी पड़ती है। और तब तक कोई भी राष्ट्रपति विजय घोषित नहीं होता, तब तक वह उम्मीदवार जितनी वोट पड़ी हैं उन वोटों का 50% प्लस 1 वोट न ले आए।
यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी राष्ट्रपति जब तक विजय घोषित नहीं होगा तब तक वह 50% से ज़्यादा वोट न ले आए। ऐसा नहीं होता जैसे कि तो ध्यान देना, जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमण में मत पद्धति के आधार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त तरीके से होता है। और अगर बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 4 सदस्य या 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो प्रत्येक मतदाता को, जो वोट डालने वाला व्यक्ति है, प्रत्येक मतदाता को राष्ट्रपति के चुनाव में उतने ही वोट डालने पड़ते हैं जितने मैदान में उम्मीदवार होते हैं। अगर हम बात करें कि मैदान में 4 उम्मीदवार हैं तो प्रत्येक मतदाता को 4 वोट डालनी पड़ती हैं, क्योंकि वरीयता के हिसाब से वरीयता के हिसाब से प्रत्येक मतदाता को वोट डालने होते हैं। कि मेरी फर्स्ट चॉइस क्या है, पहली चॉइस क्या है कि राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, और सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, और फोर्थ चॉइस क्या है। तो वरीयता के हिसाब से प्रत्येक मतदाता वोट डालता है, और इसमें जब वोट डालते हैं एक मतदाता उतनी ही वोट डालता है जितने मैदान में उम्मीदवार होते हैं। और जबकि राष्ट्रपति को तब तक घोषित नहीं कर सकते जब तक कुल वोटों का 50% प्लस एक ज्यादा ना ले आए, तब तक किसी भी राष्ट्रपति को हम विजय घोषित नहीं करते। अगर मान के चलो, कहने का मतलब यह है कि कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए जितनी वोट डलती हैं उसमें से कुल का 50% से ज़्यादा ही वोट लाना अनिवार्य होता है। 50% से ज़्यादा वोट लाना अनिवार्य होता है। जबकि अगर बात करें किसी भी चुनाव की, जैसे हम बात करें इसके अलावा एक ग्राम पंचायत के चुनाव की, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि कुल वोटों का 50% प्लस एक ज़्यादा लाना होता है। वहाँ तो सिर्फ ऐसा ही होता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह उम्मीदवार विजय घोषित हो जाता है। जैसे कि बात करें किसी ग्राम पंचायत के उम्मीदवार की, अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में 1000 वोट डलते हैं और उसमें 4 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 150 वोट मिलते हैं, दूसरे उम्मीदवार को भी 150 वोट मिलते हैं, और तीसरे उम्मीदवार को 300 वोट और चौथे उम्मीदवार को 400 वोट। देखना, 150 और 150 300 और 300 600 और 400 1000, ये 1000 वोट हुए। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में ऐसा होता है कि कुल वोट 1000 पड़ी और इनमें से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिली वह उम्मीदवार विजय घोषित हो जाता है।
जैसे कि यहाँ इस उम्मीदवार को 400 वोट मिली, यहाँ ये उम्मीदवार विजय घोषित हो जाता है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा होता है कि जितने वोट डलते हैं उसका 50% से ज़्यादा ही लाना होता है। 50% प्लस 1 वोट लाना अनिवार्य ही होता है। अगर मान के चलो फर्स्ट काउंटिंग में जो फर्स्ट चॉइस है, कोई भी अगर जैसे वोटों की गिनती होती है और फर्स्ट चॉइस में कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं पाया जाता जिसमें 50% प्लस 1 ज़्यादा वोट मिले, तो तब तक हम किसी भी उम्मीदवार को विजय घोषित नहीं करते। फिर सेकंड चॉइस देखते हैं कि सेकंड चॉइस में किसकी ज़्यादा वरीयता है। फिर सेकंड चॉइस को गिनती करते हैं। अगर उसमें भी ऐसा नहीं होता कि 50% से ज़्यादा कोई उम्मीदवार है नहीं, तो फिर थर्ड काउंटिंग होती है और उसमें देखते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने % वोट मिलते हैं। तब तक उम्मीदवार को विजय घोषित नहीं कर सकते तब तक कोई उम्मीदवार 50% प्लस 1 वोट प्राप्त ना करता हो। और जो उम्मीदवार 50% प्लस 1 वोट प्राप्त कर लेता है वह उम्मीदवार ही विजय घोषित कर दिया जाता है। तो समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है, कौन सी प्रणाली के आधार पर होता है, और राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए कितनी वोट डालनी पड़ती हैं, और राष्ट्रपति की वरीयता यानी वोट किस तरीके से डालनी होती है। समझ में आया? इससे आगे चलें। इससे आगे चलते हैं। यहां हमने बात करी राष्ट्रपति के चुनाव की। इससे आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ या वेतन। राष्ट्रपति को शपथ व वेतन, शपथ और वेतन। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ देता है वो CJI। कौन शपथ देता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सबे पता होगी कि भारत देश का सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ देते हैं। मान के चलो अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का उस समय पद खाली है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद उस समय खाली है तो फिर उसको शपथ दिलाएगा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी जो और सदस्य होंगे, जो और न्यायाधीश होंगे, उनमें सबसे एज्ड न्यायाधीश जो होगा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, जिस न्यायाधीश की सबसे ज़्यादा उम्र होगी वह व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। समझ में आया होगा? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो फिर दिलाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके बाद बात करें वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन अब से पहले
1,50,000 रुपये था। राष्ट्रपति का वेतन अब से पहले 1,50,000 रुपये था, लेकिन वर्तमान में 2018 और 19 के बजट के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। कितना? 5 लाख कर दिया गया। तो अगर बात ये करें कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख कब से किया गया, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख कब से किया गया, तो 1 अप्रैल 2018 से। तो समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख है, जो कि 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। तो इससे आगे बात करते हैं। यहां हमने बात करी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और कितना वेतन मिलता है। इससे आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल व पद रिक्त होने के तरीके। राष्ट्रपति का कार्यकाल व पद रिक्त होने के तरीके। कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, या राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है। तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इससे आगे चलें कि राष्ट्रपति का पद जो रिक्त होते हैं वो रिक्त होने के तरीके क्या क्या हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और बात करें अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, कभी तक भी राष्ट्रपति बन सकता है। इससे आगे बात करें कि पद रिक्त होने के तरीके। सबसे पहला पॉइंट कि अगर किसी भी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के द्वारा। दूसरा पॉइंट त्यागपत्र के द्वारा। कि कोई भी राष्ट्रपति है, अगर वो अपने पद का त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो दूसरा तरीका हुआ कि त्याग पत्र देने से। तीसरा पॉइंट है कि चुनाव रद्द होने पर। चुनाव रद्द होने पर। चुनाव रद्द होने पर। अब चुनाव रद्द कैसे होगा? कि कोई भी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें कोई गलती पाई जाती है तो चुनाव रद्द होता है, या अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई मतभेद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर चुनाव होने के बाद में पता लगता है कि चुनाव में कोई गलती हुई है और कोई राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो बाद में पता होने के कारण
बाद में ये पता चलता है कि चुनाव में कोई गलती हुई थी और उस चुनाव को फिर सर्वोच्च न्यायालय रद्द घोषित कर देता है। तो जब चुनाव रद्द घोषित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी समय अपना पद छोड़ना पड़ता है। और चौथा पॉइंट है महाभियोग। महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग, बात करें महाभियोग, देखो कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। पद जो रिक्त होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि किसी व्यक्ति की या किसी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र देना चाहता हो तो भी पद खाली हो जाएगा, या चुनाव रद्द होने की स्थिति में, या महाभियोग के द्वारा। अब महाभियोग के द्वारा कैसे होता है, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कोई काम करता है तो वह राष्ट्रपति के साथ महाभियोग लाया जा सकता है। अब महाभियोग की बात करते हैं, समझ में आया होगा सभी के। महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग महाभियोग, देखो बात करें, अगर महाभियोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग आता है, तो अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है। अब महाभियोग लगाने के तरीके या महाभियोग पहले कहाँ लगाया जाता है, कैसे होता है, तो महाभियोग जो लगाया जाता है, अगर कोई भी राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ काम करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अब बात करें महाभियोग किस सदन में लाया जाता है, तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे कि सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान के खिलाफ कोई काम करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है, तो ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति को उसके पद से कोई एक व्यक्ति उतार दे, या ऐसा भी नहीं है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ काम करता है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया जाए। राष्ट्रपति को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता और ना ही देश के किसी भी एक सदस्य की इतनी हैसियत कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सके। तो देश के अंदर किसी भी एक व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं होती कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सके। तो उसे जब वह संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको हटाने के लिए
एक महाभियोग लाया जाता है, जो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है तो संसद के सदन में, चाहे वो लोकसभा में आ जाए पहले या राज्यसभा में, जैसे कि लोकसभा में टोटल 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245, लेकिन जब महाभियोग लाया जाता है, जिस सदन में भी लाया जाता है उसके 1/4 सदस्य, उसके 1/4 सदस्य उस महाभियोग को लाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि लोकसभा में महाभियोग लाया जाता है, तो जितने सदस्य होते हैं उसके 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं। 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं कि यह राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। चाहे वो लोकसभा में लाया जाए, राज्यसभा में, लेकिन लाया जाता है, जिस सदन में लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया जाता है। अब 1/4 सदस्य आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आरोप लगाते हैं, क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना दी जाती है। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देते हैं कि आपके खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है। 1/4 सदस्य आरोप लगाते हैं, 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है। इतना होने के बाद लेकिन यह प्रस्ताव जब सदन में लाया जाता है तो इसमें एक साधारण प्रस्ताव की तरह पास ना होकर एक विशेष प्रस्ताव पास होना होता है, विशेष बहुमत से। जिस सदन में भी लाया जाता है उस सदन के 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना होता है। और जब वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से सदन में पास हो जाता है, यानी पारित हो जाता है, तो पारित होने के बाद ये फिर प्रस्ताव राज्यसभा में चला जाता है। तो राष्ट्रपति यहां तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब प्रस्ताव राज्यसभा में पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास इतना वो है कि वो इस सदन में जाकर अपने पक्ष के बारे में कुछ बोल सकता है, यानी अपनी सफाई देने के लिए यहां कुछ बोल सकता है। लेकिन अगर उस प्रस्ताव पर इस सदन के भी 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव यहां भी पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उसी समय अपने पद का त्याग पत्र देना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जो लगाया जाता है वो महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। महाभियोग संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जाता है उसके 1/4 सदस्य उस पर आरोप लगाते हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है
उस सदन के 2/3 बहुमत से उसको पास करना होता है। और जब वह यहाँ से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो राष्ट्रपति यहाँ अपने पक्ष के बारे में कुछ बोल सकता है। और जब इस सदन में भी 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी समय अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट उतारना चाहे जल्दी उतारो। नोट्स बनाते हुए चलना, कोई भी पॉइंट छोड़ना मत। उतार लिया होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इससे आगे चलते हैं। अगर किसी राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाए तो उसके पद पर कौन काम करेगा? उसके पद पर कौन काम करेगा? यानी किसी भी राष्ट्रपति का कोई आकस्मिक रूप से पद खाली हो जाए तो उसके पद पर कौन काम करेगा? अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके पद पर जो काम करता है वो करता है कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन मान लो अगर उस समय भी उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो फिर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली है तो पद संभालता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो फिर उस पद को संभालता है मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ रहा होगा। अगर किसी आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति की जगह काम करता है उपराष्ट्रपति। अगर उस समय उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो उसका पद जो काम करेगा उसके पद पर वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन काम करेगा? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली हो तो फिर कौन काम करेगा? तो फिर काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो समझ में आया होगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके पद पर काम करेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी अगर पद खाली है उस टाइम तो कार्य करेगा मुख्य न्यायाधीश। अगर उस समय मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो उसका राष्ट्रपति का जो पद संभालेगा वो संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन ये जो काम करते हैं राष्ट्रपति के पद पर वो कहलाते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं कि अगर राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति काम करता है या मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति कहलाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने तक काम कर सकते हैं। कितना? 6 महीने तक काम कर सकते हैं।
जिस समय ये पद को ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना जरूरी होता है। जिस समय ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उस दिना से 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना जरूरी होता है। तो समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंटों के समझ में आया होगा। किसी का कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट में लिख सकता है। एक स्टूडेंट की समस्या थी जिसने कमेंट में लिखा था कि सर राष्ट्रपति का जो पद होता है ये राष्ट्रपति की योग्यता जो होती हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता वो आर्टिकल 58 आर्टिकल 58 में आता है। राष्ट्रपति की योग्यता समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।